हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बिना देरी करते हुए मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं काजल हूँ। मैंने ऑलरेडी नेट पे क्वालिफाई किया हुआ है, जेआरएफ पे क्वालिफाई किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो भी प्रॉब्लम्स देखी है, जो भी प्रॉब्लम फेस किया क्वेश्चन पैटर्न में और अबाउट टॉपिक्स, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है पर टॉपिक रिपीट होते हैं। और टॉपिक किस तरीके से रिपीट होता है, कैसे रिपीट होता है, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी, जो मतलब आते हुए क्वेश्चंस और आते हुए चीज़ें मेरे से छूट गई और मुझे 2-3 बार पेपर देना पड़ा, तो वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ना हो बट वो टॉपिक इम्पोर्टेंट आपको मिलेंगे जो मैं आपको बताऊँगी। आप अगर उससे फॉलो करते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, अच्छे से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पीवाईक्यूज़। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पीवाईक्यूज़ में हम आगे बढ़े, प्लीज़ आप एक बार उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपने पीवाईक्यू की तरफ और क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जितने भी कथन होते हैं वो हमेशा किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया गया कि किसका है, बट अगर आपको इस तरीके से नहीं पूछेंगे तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको कथन दे देंगे और आगे फिर अगर ये शुक्ल जी का होगा तो लिख दिया जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, राम कुमार वर्मा जी का है, और आपको उसमें से सही या गलत ढूंढने होंगे। तो अगर आपको नहीं पता होगा किसका कथन है तो आप नहीं ढूंढ सकते हैं। और देखिए, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। तो अगर आपको ये भी पता होगा मेघनाद वध पे किसने अपना दिया है तो आप बता सकते हैं कि किसका है, ठीक है? और हम इसमें कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर हमें पता है तो ही हम आंसर दे पाएंगे। आंसर डी हो जाएगा। अगर किसी को ज्यादा समय चाहिए तो म्यूट करके थोड़ी देर और आंसर के लिए ले सकता है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किताब रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। ये आपको किताबें पता होनी चाहिए किसने लिखी है, क्योंकि हिंदी साहित्य पे बहुत सारे राइटर्स ने किताबें लिखी है, ठीक है? और आपको क्रम भी पता होना चाहिए किस क्रम में लिखी गई है, ठीक है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किताब रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, ये काफी पूछा जाता है, ठीक है? भाषा और संवेदना 1964। अज्ञ और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की आधुनातन प्रवृत्तियां। रामचंद्र शुक्ल की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किताबें, ठीक है? क्योंकि इनकी पूछ ली जाती है तो आपको इनकी सारी पता होनी चाहिए, सारी इम्पोर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीता गीतसार 1925, रस मीमांसा 1949, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनाएं, इनकी भी पूछी जाती है। सूर साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है हमेशा। कबीर कबीर की ललित योजना, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके है ना बहुत सारे हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, निबंध लगे हुए हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के। हाँ, कौन क्यों बढ़ते हैं और बाकी सारे आप देख सकते हैं, ठीक है? इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनिट 2 में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी हो जाते हैं, ठीक है?
1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ये बताना है, सही है ये नहीं बताना, आपको नहीं वर्ड बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा हाइलाइट करना है। ये आपको बिल्कुल दिखना चाहिए कि नहीं पूछा है या है पूछा है। ठीक है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, प्रखत के नाट्य सिद्धांत के निकट। बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, पर इसको एक बार समझ लेते हैं। नुक्कड़ नाटक का जो मेन उद्देश्य होता है, क्या होता है? जनता को जागरूक करना। तो अगर राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होगी तो जनता जागरूक हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। और कला के लिए कला एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें हम क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ भाई क्रिएटिविटी है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सही आंसर है। जीवन के लिए कला, अब आप देखिए अगर नुक्कड़ नाटक है, तो ये जीवन के लिए ही तो है ना, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। ब्रैख्यात के नाटक सिद्धांत के निकट, ये तो होगा ही क्योंकि वो निकट थे इसलिए। इसका आंसर देख लेते हैं। कला के लिए कला वाला विचार नुक्कड़ नाटक पर लागू नहीं होता। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो मंच पर नहीं खेली जाती, बल्कि सीधा जनता के बीच गलियों, चौराहों और खुले स्थानों पर प्रस्तुत की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी मंच पर नहीं खेली जाती है और किसी एक कलाकार के द्वारा नहीं होती, ये जनता को जागरूक करने के लिए किसी भी चौराहे, नुक्कड़ नाटक या गली चौराहे पे ये खेली जा सकती है। इसे आमतौर पर किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि समाज में चल रहे मुद्दों, समस्याओं और परिस्थितियों से विषय खुद ब खुद निकल आते हैं। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा श्रेय सफदर हाशमी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे देखा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन आएगा, पर ये आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब नुक्कड़ नाटक के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको अगर ये पता होगा कि ये इससे रिलेटेड है, बृहत्तर के नाट्य सिद्धांत के निकट, ये रिलेटेड है, तो आप इस पे गलती से भी टिक नहीं लगाएँगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह अच्छे लग रहे होंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन-सी बातें सही हैं? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा है। ये आपको याद रखना है किसके अनुसार पूछा है। ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही पूछते हैं क्योंकि सर्वमान्य या प्रमाणिक ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का, जो जिसको ज्यादातर विद्वान मानते हैं और जिनका सबसे अच्छा माना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ज्यादातर सवाल जो रामचंद्र शुक्ल जी से ही बनते हैं या फिर आपको ज्यादातर चतुर्वेदी जी से मिलेंगे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिलेंगे, ठीक है? और त्रिपाठी जी से भी बनते हैं, पर रामचंद्र शुक्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत ज्यादा कथन भी पूछे जाते हैं और सारी चीजें भी। इनके अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभी सॉरी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था, तब इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव होता था। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है चुनें? ए के हिसाब से अगर आप ए को चुनते हैं तो ए, बी, सी और ई ठीक हो जाएगा। बी को चुनते हैं तो ए, सी, डी, ई ठीक हो जाएगा और सी को चुनते हैं तो ए, बी और डी ठीक हो जाएगा और डी को चुनते हैं तो ए, सी और डी ठीक हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा और आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँगी कैसे, ठीक है? हुँ। देखिए, आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे, कैसे कि जो हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फ़ारसी के। जहाँ तक कि आप प्रेम के बारे में जानते होंगे, वो हिंदी में भी उतना ही अच्छा लिखते, तो जहाँ भी आप उसे कट कर सकते हैं, जैसे हमने ए वाला कट कर दिया, सी वाला कट कर दिया, अब बच गया बी और डी। बी और डी में देखिए एक ही पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है, वो है ई। तो जब इनसे कोई कुछ माँगने आता था, तब इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। ये नहीं गलत है, उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव होता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दानशील थे, इस वजह से उनका जो खजाना है वो काफ़ी ज़्यादा खत्म होने लग गया था। तो डी पॉइंट ठीक हो जाएगा क्योंकि ई गलत है। ई सब में इन दोनों में आ रहा था, ये भी कट हो गया, बी इसमें आ रहा है, ये भी कट हो गया। इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। आगे देख लीजिए आंसर। रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक रहीम के बारे में ये बातें सही है। वह संस्कृत, अरबी और फारसी तीनों भाषाओं के गहरे विद्वान थे। उनकी दानशीलता किसी दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे मन की प्रेरणा से थी। उनकी सभा हमेशा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद अवधि में। सॉरी, इनकी प्रमुख रचनाएं आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बरवे नायिका भेद अवधि में, सॉरी, बरवे नायिका भेद अवधि में, राज पंचाध्याय, श्रृंगार सौराष्ट्र, मदनाष्टक, अष्टछंदों की स्वतंत्र रचना, ठेठ कौतुकम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है? सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ए वल्लभ संप्रदाय के, बी निम्बार्क संप्रदाय के, सी सखी संप्रदाय के और डी राधा वल्लभ संप्रदाय के। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन बेशक से 2019 में आया हो, पर ये अभी भी 2024 में भी रिपीट हुआ था और वो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हुआ था जिसमें आपको बताना था, ठीक है? एक बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हुआ है और दूसरी बार ये इस तरीके से रिपीट हुआ है कि यहाँ पे घनानंद जी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैच करना है, मैचिंग वाले में रिपीट हुआ है एमएसओ में। ये इम्पोर्टेंट है, ये मत सोचिएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में जाके दीक्षित हुए थे, इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख श्रृंगारिक कवि थे। आपको ये भी पता होना चाहिए घनानंद किस धारा के कवि थे, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या रीति मुक्त। वे दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी मुख्य लेखक दस्तावेज अधिकारी थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किसके दरबार में थे, तो मीर मोहम्मद शाह बंगाली। इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? नेट में तो बनता ही है। जब उन्हें दिल्ली से निकाल दिया गया तो वे वृंदावन चले गए और वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने उन्हें साक्षात रस मूर्ति कहकर उनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद और इश्कलता। और ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? इसे लिख के रख लीजिए, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी
नहीं यार, छोड़ दो, ठीक है। इश्कलता और विरह लीला तो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती रचनाएं हैं। और मैं आपको नाम बता दूं किनसे मिलते हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है माइंड में उन कवि का, बट मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य प्रकाश, रसराज, रस विलास, रस सारांश, रचनाकार देव, भिखारीदास, रसलीन, चिंतामणि, मतीराम। ए के हिसाब से ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। और बी के हिसाब से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और सी के हिसाब से ए का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 1। डी के हिसाब से ए का 3, बी का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 2। आंसर बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म चलिए अब मिलाते हैं, यहाँ पे मिला के देखते हैं। काव्य प्रकाश चिंतामणि का है तो ए का 4, ठीक है। ए का 4 सिर्फ एक ही में, तो ए हो जाएगा। बी का 5 रसराज चिंतामणि का है। रस विलास देव का है। विलास हमेशा देव करते हैं, ठीक है ना। मतलब आप देखते होगे ना, मतलब आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, क्योंकि रस रस दोनों में आ रहे, देखिए रस राज और रस विलास। तो आप इसका याद रख सकते हैं कि विलास सिर्फ देव करता है और रस सारांश भिखारीदास जी का है। ये तो बिना किसी सोचे ही आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, काव्य प्रकाश चिंतामणि जी, ये सारे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। रसराज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारीदास, रस प्रबोध रसलीन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे कहूँ अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति, नरपति नाल, अमीर खुसरो, बट केदार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये ऐसे नहीं आएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये पंक्ति दे दी और आपसे पूछ लेंगे कि किसकी है। ये बहुत इजी हो जाता है, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। तो अब ऐसे दे सकते हैं कि ये पंक्ति दे दी और उसके बाद में जो इसका कवि का नाम है तो वो लिख देंगे, और आपको बोला होगा कि उसमें से सही ढूंढो, ठीक है। या फिर इसके कवि के अलावा किसी और का नाम लिख देंगे और फिर उसमें फिर आपको बोलेंगे कि आप सही ढूंढो। और अगर आपने उसको भी पिक कर लिया कि नहीं, अगर ये कवि का नाम लिखा हुआ है तो फिर यही सही होगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे उन्होंने लिख दिया है कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, और यहाँ पे वो घनानंद लिख दे जस्ट सपोज, और आप उस पर टिक कर आए स्टेटमेंट वाले में, तो गलत हो जाएगा। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे पंक्तियां होंगी, यहाँ पे कवि होंगे और आपको मिलाने होंगे। इस तरीके से कॉम्प्लिकेट करके दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर अमीर खुसरो है, ठीक है। आगे आंसर देख लेते हैं। प्रश्न में दी गई पंक्तियां अमीर खुसरो जी की है, जो खड़ी बोली के सबसे पहले प्रयोग करने वाले और आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो की मुख्य रचनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। खलिकवारी, दीवाने हिंदवी, खलिकवारी, दीवाने हिंदवी, हालाते कन्हैया, मुकरिया, दो सुखनी, गजले, ठीक है। वे ना केवल साहित्यकार थे बल्कि एक महान संस्कृतज्ञ भी थे, ये आपको याद रखना है। संगीतज्ञ भी थे, ठीक है। माना जाता है कि उन्होंने
सितार और तबला का आविष्कार किया? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सितार और तबला का आविष्कार किस कवि ने किया? या किसको माना जाता है कि इन्होंने इनका मतलब आविष्कार किया, सॉरी। वे हज़रत निजामुद्दीन औलिया के अत्यंत प्रिय शिष्य भी थे। आपको इनके जो गुरु है उनका नाम भी याद रखना है। हज़रत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है? विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शतक, अभिनव जयदेव जैसी उपाधियाँ मिली है। यहाँ पे इनका खत्म होता है, यहाँ ये इनकी याद में देखिए यहाँ पे विद्यापति भी लिखा हुआ था, तो जो मेन इम्पोर्टेंट कवि है उनका आगे रखा हुआ है, तो आप थोड़ा-सा देखते हुए चलेंगे, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा और आप आगे अच्छे से कर सकते हैं चीज़ें। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शतक, अभिनव जयदेव जैसी उपाधियाँ मिली हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए विद्यापति को क्या-क्या उपाधियाँ मिली हैं और इनकी प्रमुख रचनाएँ कीर्तिलता, कीर्ति पताका और गोरक्ष विजय, ये हमेशा याद रखनी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। हाँ, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कात्यायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? ये कात्यायनी की पंक्तियाँ दी हुई है, ये हमारी यूनिट 5 में एक कविता है जिसके 15 सर्ग हैं और ये काफ़ी प्रमुख है, उसके सर्ग से भी पूछी जाती है, उसके सर्ग को कभी सीरीज़ में लगाने के लिए आ जाता है, कभी ये आ जाता है कि पहला कौन-सा था, दूसरा कौन-सा था, कभी नंबर से मैच करने के लिए आ जाता है, कभी कुछ, कभी कुछ। इसके सर्ग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 15 के 15 आपको याद होने चाहिए, ठीक है? श्रद्धा और मन्नू के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईड़ा और मन्नू में हठधर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। अकुल और किलत मनु के यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। आंसर बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो बात चल रही है वो श्रद्धा और मन्नू के बीच विश्वास खंडित नहीं हुआ था। वो तो जब मिले थे तो वहां पे थोड़ा प्रेम प्रसंग दिखाया गया है और ईड़ा ईड़ा को बुद्धि जैसा दिखाया गया है। मैं आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता रही हूँ कि वो बुद्धि है तो हठधर्मी तो हो ही नहीं सकती ना, बुद्धि कभी हठधर्मी नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर नंबर सी ठीक हो जाएगा। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं आगे। आंसर नंबर सी, दोनों का हठ दुर्निवार दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की यह पंक्ति यह बताती है कि देव और दानव दोनों ही जिद्दी और अविश्वसनीय थे। कामायनी छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। ये भी आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी का। वैसे जो तैयारी कर रहे होंगे ना, पता होगा जयशंकर प्रसाद जी का है, पर कभी आप भूल भी जाए तो वापस से रिमाइंड कर लेना, ठीक है? यह 1935 ई में प्रकाशित हुआ। आपको इसका डेट भी याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी हुआ। सॉरी। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म। लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप इसे ऐसे 3-3 करके याद रख सकते हो। देखो, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, मतलब काम के बाद काम से वासना जुड़ी हुई है और वासना के बाद लज्जा, ठीक है? कर्म, ईर्ष्या और ईड़ा, मतलब अगर हम कर्म करते तो हमें थोड़ी बहुत जेलसी भी होती है और जेलसी जाहिर सी बात है कि बुद्धि से ही होगी, तो ईड़ा, ये तीनों आप याद रख सकते हैं।
स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद, ये तीनों याद रख सकते हैं। दर्शन, रहस्य और आनंद, ये तीनों याद रख सकते हैं। ऐसे आप 3-3 ये करके याद रख सकते हैं, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि आप देखो, प्यार में सबसे पहले चिंता होगी, फिर आशा होगी, फिर श्रद्धा होगी, फिर उसके बाद काम, वासना, लज्जा, तो इसी तरीके से थोड़ा बनाया गया है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये भी याद रखिएगा कि इसको छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने तो छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है? इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा शहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, खंडहर, कुआं, प्रेमी का हृदय। काफी इजी है ये तो। इसका आंसर हो जाएगा बी, कुआं। अमीर खुसरो की दी हुई पहेली का अर्थ कुआं है। अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख पहेलियां, या ये आपको याद रखनी है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर यह थाल फिरे, मोती इससे एक ना गिरे। क्या हो जाएगा? आकाश, जो हमारे ऊपर आसमान है। एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में डाल दिया, जो जो सांप तेल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक। ये हमेशा आते रहता है, आपको पता होना चाहिए। अरथते अरथते इसको बूझेगा, मुंह देखा देखो तो सूझेगा। उत्तर है दर्पण। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं, हलिक पारी, मुकरिया, दो सुखनी, गजलें, हिंदवी पहेली। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि भी ठीक ही था, सॉरी। ए 8, बी 9, सी 5, डी 10। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बस, सॉरी। आप बताइए इसका आंसर। ये तो सबको पता ही होगा, उन्होंने जो काव्य दोषों की संख्या मानी है वो 10 मानी है। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। भरत मुनि के अनुसार कविता में कुल 10 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये दोष इस प्रकार है। गूढ़ार्थ, बहुत छिपा हुआ अर्थ, अर्थांतर, अर्थ बदल जाना, अर्थहीन, अर्थ का ना होना, विभांतर, गलत या अलग अर्थ निकलना, एकार्थ, अर्थ का सीमित हो जाना, अभिलुप्तार्थ, जरूरी अर्थ का गायब हो जाना, न्यायक्षेप, अनुचित तुलना या तर्क, विषय, अनुचित विषय वस्तु, विसंगति, संबंध टूटना, शब्दोचित्य, शब्दों का गलत प्रयोग। मम्मट ने कविता के दोषों को 3 मुख्य भागों में बांटा है। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। यहाँ पे बताया भी हुआ है। शब्दों से जुड़ी गलतियां, अर्थ दोष, भाव या अर्थ से अर्थ की गलतियां, रस दोष, भाव रस को बिगाड़ने वाली गलतियां। भामा ने भी काव्य दोषों को 3 तरह से समझाया है। सामान्य दोष, फानी दोष और अन्य दोष। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, और ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, तो आई होप आप सबने अभी तक में एंजॉय किया होगा।
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों के सही अनुक्रम क्या है? बट हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारे जितने भी दोष वगैरह यहाँ पे है ना, ये सारे इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है इम्पोर्टेंट कि आप छोड़ दो। ये मम्मट का भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी पूछा जाता है और ये भामा का भी इम्पोर्टेंट है और भरत मुनि तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनका हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों के सही अनुक्रम क्या है? ए जायसी सूरदास तुलसी रहीम, बी सूरदास तुलसीदास जायसी रहीम, सी सूरदास जायसी तुलसीदास रहीम, डी जायसी तुलसी रहीम और सूरदास। ऐसे आपकी चीटिंग तो हो ही गई है, आपको दिख तो गया ही था आंसर, तो क्या ही मतलब, बट फिर भी एक बार हम आंसर ज़रूर देखेंगे। सही आंसर देखिए सी हो जाएगा। सही इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरदास जायसी तुलसी रहीम। आगे देखते हैं इसका आंसर। जन्म काल के आधार पर इन रचनाकारों का सही क्रम इस प्रकार है: सूरदास, जायसी, तुलसीदास और रहीम। सूरदास सबसे पहले आते हैं। सूरदास का जन्म यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये आपको याद भी होना चाहिए। तुलसीदास का तो बिल्कुल होना चाहिए, हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, जो उपन्यास वाले में है और कविता वाले में, सब में है वो, ठीक है। सूरदास भी है कविता वाले में। 1478 मलिक मोहम्मद जायसी, 1492 गोस्वामी तुलसीदास, 1532 रहीमदास, 1556। और यहाँ हाँ, लास्ट वाली क्लास में ना मेरे से थोड़ा गलत हो गया था, तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है, अनुमितिवाद शंकु का है। ये थोड़ा ना मिसप्रिंट हो गया था, ये ऊपर नीचे हो गया था, मिस टाइपिंग हो गई थी, टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया था। भुक्तिवाद भट्ट नायक जी का है और अभिव्यंजनावाद अभिनव गुप्त जी का है। हाँ, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? और अपने ये सारी वीडियोस अपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आगे हेल्प करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे अपडेट्स और पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहेगी। शुक्रिया।